तो बच्चों हमने लास्ट टाइम देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। हाँ, 3 झलक देखा था हमने, पहली झलक, दूसरी झलक और तीसरी झलक। यहाँ से स्टार्ट किया था जहाँ पे मैंने आपको पहले एप्लीकेशन बताया कि काय को पढ़ना, फिर मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक तो मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, बराबर, एक मेटल और उसके चारों तरफ लाइगेंड होता, बराबर, ये बताया था मैंने, एक सेंट्रल मेटल एटम और एक लाइगेंड, ठीक। और मैंने बोला था कि जो दूसरी झलक में क्या बोला था, डबल सॉल्ट क्या होता है भाई, टूट जाता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहली चीज़ तो हमने ये देखी थी कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ तो बनेगा, बराबर, उस कंपाउंड में। दूसरी चीज़ हमने देखी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक खास तरह के कंपाउंड होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक कॉम्प्लेक्स आयन रहता है, पूरा का पूरा डिसोसिएट वो नहीं होगा, जबकि डबल सॉल्ट पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था अल्फ्रेड वर्नर की थ्योरी, जिससे एग्जैक्टली फील हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, बराबर। और हमने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है जो टूटता नहीं है, हम उसको क्या करते थे, एक स्फीयर के अंदर रखते हैं, बराबर, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हमने देखा था। और हमने देखा कि भाई इस सेंटर में जो एटम है और मेटल है उसको सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं, और उसके चारों तरफ जो सराउंडेड एटम्स हैं हमने उसको बोला लाइगेंड। हाँ, आप लाइगेंड बोलो या लीगेंड बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और फिर 2 मार्क के लिए जो पोस्टुलेट था वर्नर्स की थ्योरी का, वो हम देख रहे थे। अब वर्नर की थ्योरी ने, यानी कि वर्नर ने क्या पोस्टुलेट्स दिया था, तो मैंने बताया था वर्नर के एक्सपेरिमेंट से अपने को पता चला कि भाई कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 टाइप की वैलेंसीज होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 टाइप की वैलेंसीज होती है। एक जो वैलेंसीज होती है वो टूट जाती है, जैसे अगर ये कोबाल्ट ले लीजिए आप, तो कोबाल्ट हमारा मेटल है, अब इसकी 2 वैलेंसी, एक वैलेंसी जो है वो क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, यानी कि एक लिंक क्लोरीन के साथ है। अरे वैलेंसी से तो लिंकेज बनता है, कोई एक एटम लूज करेगा दूसरा एटम गेन करेगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग होगा या ओवरलैपिंग होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, बराबर। तो इसके और इसके बीच में जो लिंकेज है वो लिंकेज टूटने वाला है, आयनाइजेबल है, ये टूट जाता है। और यहाँ पे जो अमोनिया था, यहाँ पे जो अमोनिया था ये डिसोसिएट नहीं होता बल्कि इससे जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, सेकेंडरी वैलेंसी, बराबर। तो इस तरह के कंपाउंड में 2 तरह की वैलेंसी पाई जाती है। वर्नर ने क्या बोला एक्सपेरिमेंट से कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 तरह की वैलेंसी पाई जाती है, पहली प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ये है, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, जो टूट जाता है, और सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, मतलब ये पार्ट टूटेगा नहीं, ये पार्ट, इसलिए इस पार्ट को स्फीयर के अंदर रखते हैं, इस स्फीयर का नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो मुझे लगता है इतनी बातें सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इतनी बातें क्लियर हैं। आइए अब देखिए, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को थोड़ा सा और हम आगे लेके जाते हैं और चीज़ों को और क्लियर करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अब जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको एक K4FeCN6, ये कोई हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमारा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात करें तो फिर से अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर के टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर रहा हूं। क्या डिस्कस करेंगे, टर्मिनोलॉजीज, क्या क्या टर्म्स इसके अंदर आएंगे, बार बार इस चैप्टर के अंदर आएंगे। लाइगेंड, लाइगेंड, तो लाइगेंड को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे अभी, बराबर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को समझते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो समझेंगे हम यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हवाले से। अब हमारा ये एग्जाम्पल है, क्या, कौन सा एग्जाम्पल है भाई, K4FeCN6, ये एक कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे ले लीजिए Fe और इस तरीके से Cn, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में रहता है, और हमने 11th पढ़ लिया है तो हमको ऑक्टाहेड्रल बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में होता है सी, ठीक है। अब यहाँ पे जो Cn है ये क्या कर रहा है, Cn के पास क्या होता है भाई, Cn जो होता है इसके पास माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज कैरिंग लोन पेयर, बराबर।
तो ये इस अपने लोन पेयर को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, सेंट्रल मेटल को, सेंट्रल मेटल। तो भाई साहब ये जो डोनेट कर रहे हैं हमने इनको बोल दिया डोनर एटम्स। क्या बोल दिया भाई? डोनर एटम्स, क्योंकि ये डोनेट कर रहे हैं। मैंने बोला ये ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे गजब ही हो गया जी, जो आज तक अपने ज़िंदगी में सिर्फ लूज करते आ रहे हैं मेटल, आज गेन करने लगे। बताया था मैंने कि भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8th 9th 10th एक ही गाना गाते आ रहे हैं, मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये गाना गाते हुए आ रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। यहाँ से गाना ही बदल गया हमारा। देख लो, सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। क्यों कर रहा है अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, टेंशन मत लो। तो भाई ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऐसा कंपाउंड जहां पे एक मेटल एटम होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे डोनर एटम होते हैं, डोनेट करने वाले एटम होते हैं, डोनर स्पेसीज होते हैं, बराबर। डोनर ये डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को और सेंट्रल मेटल एटम उसको एक्सेप्ट कर रहा, और उससे जो कंपाउंड बनता है उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक स्फीयर से, एक स्फीयर से। तो हमारा पहला टर्मिनोलॉजी का नाम ही है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कि अभी हम देख क्या रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं टर्मिनोलॉजीज। क्या देख रहे हैं अभी हम? टर्मिनोलॉजीज। अभी हम लोग देख रहे हैं टर्मिनोलॉजीज, यानी कि कौन कौन सा टर्म यहां पे आने वाला है। तो फर्स्ट हमने देखा क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी का नाम क्या है बच्चा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये क्या है भाई? तो हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। ये मेटल है भाई, और सेंटर में, इसलिए क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, जो बोल दो। इस पे चार्ज होता है ओम, इसलिए आयन भी बोलते हैं। चार्ज कैसे होता है वो भी निकालना सिखाऊंगा। तो फिलहाल हमारा जो Fe है बच्चा, वो सेंट्रल मेटल एटम है। क्या है भाई? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, क्लियर है सबको? ये मेटल का एटम है जो सेंटर में, सेंट्रल मेटल एटम। एंड इस जो डोनर एटम है, जो डोनर एटम हमने इसको नाम दिया है लाइगेंड्स। हमने इसको नाम दिया है, ये सब जो है हमने इसको लाइगेंड्स नाम दिया है, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स आर बेसिकली डोनर एटम्स, बराबर, डोनेट करने वाले। तो बच्चा सेंट्रल मेटल एटम और लाइगेंड्स जो लिंक्ड है, आपस में लिंक है, आपस में इनके बॉन्ड बना हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। उसको एरो से दिखाते हैं, ये हम जान चुके हैं, और हमने 11 में भी पढ़ रखा है भाई कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और मैंने चैप्टर के स्टार्ट, जब चैप्टर में स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है वो किसी को डोनेट कर देता है, और डोनेट करता है तो उसको दिखाने के दो तरीके, या तो इस पर प्लस चार्ज दिखा दो, प्लस चार्ज दिखाओगे तो बॉन्ड ऐसे दिखाओगे, और प्लस चार्ज अगर नहीं दिखाना है तो एरो दिखाना है आपको, बराबर। एरो से डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? एक एटम अपने लोन पेयर को किसी को डोनेट कर देता है। ठीक है, तो भाई साहब यहां पे जो इन दोनों के बीच में जो लिंक्ड है, सेंट्रल मेटल एटम और डोनर एटम आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड they are placed in a square bracket. This square bracket is known as coordination sphere. और ये डिसोसिएट नहीं होते, ये पानी में जाने के बाद टूटते नहीं, बराबर। और हम इसका नाम क्या देते हैं इस स्फीयर का? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या नाम देते हैं हम? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये जो हमारा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड? FeCN6, इसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट से हमने लिखा है वो क्या है भाई? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो भाई ये क्या है तुम्हारा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्फीयर कौन है भाई? ये जो बना रखा है हमने ऐसे, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बराबर, गॉट इट। और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब इसके बाहर जो K है वो इसके बाहर है, ये K4 ना बेटा जी, इसके बाहर है, ये इसके बाहर, ठीक है। और इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन या आयनाइजेबल आयन, या अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका महाराष्ट्र बोर्ड में, स्टेट बोर्ड के हिसाब से ये है जो मैंने रिप्रेजेंट किया। एनसीईआरटी इसको रिप्रेजेंट कुछ ऐसे करती है, एनसीईआरटी कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करती है,
सिर्फ ऐसे लेती है बस। ये एनसीईआरटी का रिप्रेजेंट करने का तरीका। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बस ऐसे थोड़ा सा लगा दिया। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम और डोनर एटम आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और डोनर एटम या डोनर स्पीसीज लिंक्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है? लिखने की जरूरत नहीं, आराम से लिख लोगे, ठीक है। बाहर चले जाओ, थोड़ा सा बाहर जाके घूम के आ जाओ। यहाँ तक कहानी क्लियर हुई? कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझ में आया? क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर? जहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम और डोनर स्पीसीज आपस में लिंक्ड हो, और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में प्लेस करते हैं, और वो डिसोसिएट होता नहीं। और इसके बाजू में जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? काउंटर आयन। ये डिसोसिएट हो जाता है। क्लियर है कहानी? यहाँ तक की कहानी समझ में आई? चलो, तो पहला टर्मिनोलॉजी क्या है भाई? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब दूसरे टर्मिनोलॉजी की तरफ बात करते हैं। दूसरे टर्मिनोलॉजी की तरफ अपन बात करते हैं। दूसरा टर्मिनोलॉजी हमारा सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है भाई। अब ये सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होते क्या होते हैं? तो याद रखो, सबसे पहले मैं इसको बोलूंगा कि सेंट्रल मेटल एटम आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। बराबर, ये मेटल है लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसको लुईस एसिड कहते हैं। याद है? एसिड बेस थ्योरी में क्या बोलते हैं उसको? लुईस एसिड कहते हैं। तो ये हमारा एक लुईस एसिड। आया बात समझ में? क्या समझ में आया? कि भाई जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। देख रहे हो यहाँ पे? ये एक्सेप्ट कर रहा है। इसके पास जो लोन पेयर उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, ये सेंट्रल मेटल एटम। इसीलिए ये सेंट्रल मेटल एटम क्या है भाई? लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और लुईस बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो डोनर वाले को क्या बोलते हैं? बेस, और एक्सेप्ट वाले को क्या बोलते हैं? एसिड। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है ये लुईस एसिड। तो अगर पूछेगा एग्जाम में, आ गया कभी 1 मार्क के लिए, ऐसे रेयर है कि आए, लेकिन अगर आ गया कि सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन क्या है, तो हम बोलेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम इज अ लुईस एसिड, which is surrounded by donor species, तो सेंट्रल मेटल एटम जो है हमारा इज अ लुईस एसिड। क्या है भाई? एक लुईस एसिड है। ये एक लुईस एसिड है विच इज सराउंडेड बाई, जो घिरा हुआ है, सराउंडेड बाई डोनर स्पेसीज कॉल्ड लिगेंड्स। क्या बोलते हैं उस डोनर स्पेसीज को? लिगेंड्स बोलो, लाइगेंड्स बोलो, जो दिल करे वो बोलो। क्लियर हुआ कहानी कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है? एक लुईस एसिड है जो घिरा हुआ है चारों तरफ डोनर स्पेसीज से। सवाल उठता है कि सेंट्रल मेटल एटम है ये, मेटल, और अभी तक गाना गाते आ रहे हैं कि मेटल जो होता लूज करता है। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, उसी को बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। ये यहाँ पे गेन क्यों किया? तो आइए पहले समझते हैं कि हर कोई मेटल नहीं होता। यहाँ पे उठ के कोई भी मेटल चलाएगा। जनरली, या ज़्यादा बोलो मेनली, ज़्यादातर वो मेटल ट्रांजिशन मेटल होते हैं। कौन से मेटल होते हैं ज़्यादातर? ट्रांजिशन मेटल या इनर ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन या इनर ट्रांजिशन मेटल। और आपको एक चैप्टर भी पढ़ना है, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल। स्टेट बोर्ड में ट्रांजिशन नाम है और इनर ट्रांजिशन, और सीबीएसई और एनसीईआरटी में नाम है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। यही है तुम्हारे डी और एफ। ये है तुम्हारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और ये है तुम्हारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो आपने देखा कि मैंने जो एग्जाम्पल लिया, चाहे वो वर्नर थ्योरी का एग्जाम्पल लिया हो, अगर आप वर्नर थ्योरी को देखेंगे तो वर्नर थ्योरी में हमने कोबाल्ट लिया था एग्जाम्पल में।
कोबाल्ट। और कोबाल्ट कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। ये बचपन में हमने पढ़ रखा है भाई। हाँ याद है ना? क्या तुम्हें याद है? अरे याद है, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई नहीं कलकत्ता जाएगा, याद है? हाँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, आयरनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, याद है? तो ये कोबाल्ट किस में आता? डी ब्लॉक में। आयरन किस में आता? डी ब्लॉक। तो क्या आपने नोटिस किया कि अभी जो हमने दो एग्जाम्पल देखे, उन दोनों एग्जाम्पल में डी ब्लॉक के एलिमेंट थे। मतलब सबसे पहली चीज कि हर कोई एलिमेंट, हर कोई मेटल यहाँ पे नहीं आएगा, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। सिर्फ नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हमको सोडियम भी दिखने मिलता है, और सोडियम नहीं, एल्यूमिनियम दिखने मिलता है कभी कभी अपने को, बराबर? कभी कभी एल्यूमिनियम अपने को दिखने मिलता है, या मैग्नीशियम भी कभी कभी दिखने मिल जाता है, बराबर? तो लेकिन जनरली और ज़्यादातर, वो तो अभी कुछ साल पहले पता चला है कि भाई एल्यूमिनियम, जाने दो उसको, कुछ साल पहले पता चला है कि अभी क्या है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये सब मेटल भी वहाँ पे आते हैं। वरना पहले क्या था कि सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट और या एफ ब्लॉक के एलिमेंट ही आते थे। ठीक है, अभी डी ब्लॉक के एलिमेंट की खास बात क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों आ रहे हैं, आइए समझते हैं। अगर आपको याद है 11th, ठीक, जहाँ पे हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल, तो भैया पीरियोडिक टेबल में Fe जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, सबको पता है, एटॉमिक नंबर 26। और हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 4s2, 3d6, बराबर? ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सबको पता होना चाहिए। तो बच्चा इसके लास्ट ऑर्बिटल तो 4 है, लेकिन फिल पहले करते हैं, इसको बाद में 3d में जाते, बराबर? तो अगर आप 4s बनाओ, ये 4s है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 3d बनाता हूं, 3d में 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है आपको? तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसका डी खाली है? यस, डी में 4 इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन को फिल किया जा सकता है। तो इसके पास जगह खाली है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। गॉट इट? इनका डी खाली है, इनका डी वैकेंट है, इसीलिए ये, इनकी टेंडेंसी होती है लूज करने की, इनकी टेंडेंसी लूज करने की होती है। ये 6 के 6 लूज भी कर सकते हैं, और आयरन की वैलेंसी 6 भी होती है, जो हम पढ़ेंगे 12th में। अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा आयरन की वैलेंसी 2 होती है और 3 होती है, लेकिन हम पढ़ेंगे 4 भी होती है, 5 भी होती है और 6 भी होती है, और मैग्नीज की वैलेंसी 7 तक होती है, शायद रेडॉक्स चैप्टर में बताया भी था मैंने। हाँ, तो भाई आयरन की वैलेंसी 6 भी होती है। क्यों 6 होती है? क्योंकि ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। अगर 1 लूज करेगा तो 1 वैलेंसी, 2 लूज करेगा तो 2 वैलेंसी, 3 करेगा तो 3, 4 करेगा तो 4, 5 करेगा तो 5, 6 करेगा तो 6। ज़्यादा स्टेबल वैलेंसी 2 और 3 है, क्योंकि उससे बहुत सारे कंपाउंड बने, जैसे फेरस सल्फेट, वहाँ पे वैलेंसी 2 इस्तेमाल की गई है, Fe की 2 वैलेंसी यूज़ हुई है। फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे वैलेंसी 3 यूज़ की गई है। तो ज़्यादातर जो कंपाउंड मिले हैं वो 2 वैलेंसी वाले और 3 वैलेंसी वाले मिले, बराबर? हम बोलते हैं उसको स्टेबल है। तो कहने का मतलब ये सब देखेंगे हम ट्रांजिशन चैप्टर में कि कौन सा इसका वैलेंसी स्टेबल है, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, कौन सा वैलेंसी स्टेबल नहीं। खैर इतना तो समझ में आया, ये तो आपको सबको मालूम था। अगर 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी 6 हो जाएगी, बराबर ना? तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका डी वैकेंट है, क्योंकि इनका डी वैकेंट है। तो भाई ये सेंट्रल मेटल एटम जो है ये लुईस एसिड है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बोलो, वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि इनके पास खाली डब्बा है, वैकेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल। समझ में आया? एल्यूमिनियम भी आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि उसके पास भी खाली ऑर्बिटल है। जैसे एल्यूमिनियम का क्या लिखोगे? 13 है, 1s2, 2s2, 2p6, 6 to 8 to 10, 3s2, और फिर क्या लिखोगे? 3p1,
है ना। अरे 2 4 6 10 तो 12 1 3p1, तो p अभी भी थोड़ा खाली है, एक ही फिल हुआ है। और थर्ड सेल में अगर आ गया तो हमने पढ़ रखा है जीओसी में भी कि थर्ड में सिर्फ p नहीं बल्कि d भी है, तो d तो पूरा ही पूरा खाली है, बराबर। अरे ये जो सेल होता हमारा, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, तो तीसरे में s भी आता, p में आता, d भी आता, तो अगर p में पहुंच गए तो d भी तो है। बात समझ में आया। तो अपने को क्या समझ में आया बच्चा, अपने को ये समझ में आया कि जो मेटल था ये अपनी टेंडेंसी क्यों बदल दी है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं। इन मेटल के पास जगह है, बराबर, वैकेंट ऑर्बिटल है, इनके पास 2 BHK रूम है, बराबर, इसे टेंडेंसी बदल दी। बात समझ में आया, खाली जगह है पूरा एकदम। तो इसके लिए ये क्या करने लगे भाई, क्या बन गए, लुईस एसिड। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम इज अ लुईस एसिड। सेंट्रल मेटल एटम इज अ लुईस एसिड which is surrounded by donor species called ligands। क्लियर हुआ कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं और क्यों ऐसा इन्होंने किया। अब आइए नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग। तीसरा टर्मिनोलॉजी भाई लिगेंड्स या लाइगेंड्स जो बोल लो भाई साहब, ये मोस्ट वांटेड है, मतलब एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक। क्यों, एग्जामिनर बार बार इससे सवाल करते हैं, बार बार इससे। लास्ट टाइम केमिस्ट्री का जो पेपर था उसमें भी ये पेपर आया था, ये क्वेश्चन पेपर आया था, बराबर। क्वेश्चन में आया था, अभी बताऊंगा मैं, पढ़ाऊंगा, हेक्साडेंटेट लाइगेंड, वो आया था, उसका एग्जाम्पल आया था 1 मार्क के लिए। मैक्सिमम बच्चों ने गलत कर दिया था, मैक्सिमम बच्चों, जबकि एकदम आसान है, एकदम ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि भाई लिगेंड है क्या, क्या है लिगेंड। तो यस, डोनर एटम, वेरी गुड। लिगेंड क्या है भाई, डोनर स्पीसीज। लिगेंड क्या है, डोनर स्पीसीज। क्या डोनर भैया, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, बराबर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनको क्या कहते हैं, लुईस बेस। तो भाई साहब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये हमारा लुईस बेस है। सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड है और लिगेंड लुईस बेस है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट इंट्रैक्शन ऑफ लुईस एसिड एंड लुईस बेस। जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, जो कोऑर्डिनेशन, तो एक और झलक कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लुईस एसिड और लुईस बेस के इंट्रैक्शन का एक कॉम्प्लेक्स है, जहां पे एक लुईस एसिड और एक लुईस बेस है, उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है, द कॉम्प्लेक्स वेयर यू विल फाइंड द इंट्रैक्शन बिटवीन लुईस एसिड एंड लुईस बेस। क्या मिलेगा आपको, लुईस एसिड एंड लुईस बेस का इंट्रैक्शन। तो भाई लिगेंड क्या है, लुईस बेस, क्योंकि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, बराबर। अब आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी, बराबर ना। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी, वो बेचारा खाली था, उसका वैकेंट ऑर्बिटल था, इसलिए इलेक्ट्रॉन ले रहा था, इसके बाद इलेक्ट्रॉन भर भर के होगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो भाई लिगेंड यानी कि क्या होते हैं, डोनर स्पेसीज कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी होंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे बेटा। जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, सिंपल सी बात है ना। अब मान लो मैं खुद फकीर हूँ, खुद गरीब हूँ, खुद भिखारी हूँ, मैं हूँ नहीं वैसे, बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं डोनेट थोड़ी कर सकता हूँ। डोनेट करने के लिए मेरे पास भी होना चाहिए अपार धन, तो मैं धन को क्या करूँगा, डोनेट करूँगा, या मेरे पास जितना होगा मैं उतना डोनेट कर सकता हूँ, अपार होगा तो अपार डोनेट करूँगा, ठीक है। अरे आया समझ। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी भैया, जो इलेक्ट्रॉन को, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो आपने पढ़ रखा है भाई साहब, बचपन में जीओसी में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी कौन होते हैं। एक तो भैया निगेटिवली चार्ज स्पेसी, एक तो तुमने पढ़ रखा है निगेटिवली चार्ज स्पेसी,
और एक जो होता है वो होता है न्यूट्रल स्पेसी, दोनों भी होता है। न्यूट्रल स्पेसी, न्यूट्रल स्पेसीज कंटेनिंग लोन पेयर, न्यूट्रल होगा लेकिन उसके पास लोन पेयर होगा, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। आइए समझते हैं, आइए इसको समझते हैं कि कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो। आइए समझते हैं। देखिए, जो नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज है, एग्जाम्पल है उसका Cl माइनस, Br। अब देखो Cl माइनस पे क्या है बेटा, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, ये डोनेट कर देगा, अरे डोनेट कर देगा, बराबर। किसको डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम, बराबर। Br माइनस, फिर से माइनस है, I माइनस, अरे बोल दो, Cn माइनस, अरे सही है, ठीक है, गॉट इट। तो ये है तुम्हारे नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज। न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल का एग्जांपल है NH3, अमोनिया, H2O, पानी। अब ये कैसे डोनेट करेंगे सर, अरे भाई साहब H हम पहले भी देख चुके हैं, H, और इसके पास होता है लोन पेयर, और ये क्या करेंगे, लोन पेयर को डोनेट करेंगे भाई। H2O में बताइए भाई, HOH, यहाँ पे लोन पेयर है भाई साहब, यहाँ पे ये डोनेट कर देंगे भाई, कोई एक ही डोनेट करेगा इस पे, बराबर ना, क्योंकि ऑक्सीजन 4 वैलेंसी नहीं बना सकता, दोनों डोनेट मत करवा देना, ये भी और वो भी, बराबर। वैलेंसी वगैरह भी हमने औकात के हिसाब से काम करना है कि नहीं, औकात के हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो NH3 और H2O ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, बराबर। तो ये भी क्या है, लुईस बेस, और ये भी क्या है, लिगेंड्स, गॉट इट। तो लिगेंड्स दो तरह से आपको दिखेंगे, एक न्यूट्रल और एक नेगेटिवली चार्ज। हालांकि पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड भी होता है, लेकिन स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। थोड़ा सा जब अपन डेप्थ में JEE देखेंगे तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। फिलहाल इतना ही, एक नेगेटिवली चार्ज और एक न्यूट्रल स्पेसीज। क्लियर है कहानी, बात समझ में आया कि न्यूट्रल स्पेसीज और नेगेटिवली चार्ज। अब तुमको समझ में आएगा कि सर ये वर्नर की थ्योरी कहना क्या चाह रही थी। अब और फील होगा कि प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज एंड न्यूट्रल स्पेसीज। मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द लाइगेंड्स। लाइगेंड्स या तो नेगेटिव है या तो न्यूट्रल है, और सेकेंडरी वैलेंसी वही तो था, अरे मैंने वही तो बताया ना बेटा, ये है प्राइमरी वैलेंसी जो निकल जाता, सेकेंडरी यही तो है, अरे बच्चा यही तो है। तो क्या ये या तो नेगेटिवली चार्ज है या तो न्यूट्रल है। फील हो रहा है, फील हो रहा है चीज़ें, जितना आगे पढ़ोगे उतना चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। लिगेंड समझ में आया क्या है, क्या है बताओ। लिगेंड्स आर लुईस बेस। लिगेंड्स क्या है भाई, लुईस बेस। तो भाई लिगेंड्स क्या है भाई, तो हम बोलेंगे लिगेंड्स आर लुईस बेस, लुईस बेस which donate the electron, which donates the electron pair to, yes, to central metal atom। क्लियर है भाई। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स एक डोनर स्पेसीज होते हैं, लिगेंड्स एक डोनर स्पेसीज होते हैं, लिगेंड्स एक लुईस बेस होता, लिगेंड्स एक लुईस बेस होता जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम। तो दो टर्मिनोलॉजी पढ़ लिया हमने, पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दूसरा सेंट्रल मेटल एटम, अच्छा 3 पढ़ लिया, और तीसरा लिगेंड। अब लिगेंड में थोड़ा और बातें करनी है, इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क 3 मार्क के लिए पूछ लिया गया है टाइप्स ऑफ लिगेंड, और एकदम सिंपल, बहुत बार आया है। नए सिलेबस में तो आया है, इससे पहले सिलेबस से पुराना था तो भी आता था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड। टेंशन मत लो, क्लास में यहीं पे याद हो जाएगा, यहीं पे याद हो जाएगा बच्चों। ये लिगेंड्स के टाइप हम लोग देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। क्या,
डेंटिसिटी। सर ये क्या है? बता रहा हूँ, डेंटिस्ट नहीं है। डेंटिसिटी का मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम्स। डेंटिसिटी का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स। भाई डोनर एटम कितने, डोनेट करने वाले एटम कितने, कितने एटम है जो डोनेट कर रहे हैं किसको? यस, डोनेट किसको करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो अगर डोनेट करने वाला स्पेसी एक है, डोनेट करने वाला एटम एक है, तो मैं इसको बोलूंगा मोनोडेंटेट लाइगेंड। क्या बोलूंगा? मोनोडेंटेट लाइगेंड, या फिर एक और नाम है यूनिडेंटेट लाइगेंड। क्या? यूनिडेंटेट लाइगेंड। क्लियर है? क्लियर है? मोनोडेंटेट लाइगेंड किसको कहते हैं? ऐसा लाइगेंड जिसके पास एक ही डोनर एटम, ऐसा लाइगेंड जिसके पास एक ही डोनर एटम। तो मोनोडेंटेट लाइगेंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द लाइगेंड विच हैज ओनली वन डोनर एटम, ओनली वन डोनर एटम इज कॉल्ड मोनोडेंटेट लाइगेंड। एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, NH3, H2O। ये माइनस है, Cl डोनेट करने वाला एटम है Cl, डोनेट करने वाला एटम है Br, डोनेट करने वाला एटम है I, डोनेट करने वाला एटम, ये चार्ज किस पे होता है? C पे। अरे भाई साहब भूल गए क्या? नहीं भूल गए, ये होता है CN साइनाइड। तो नाइट्रोजन ने तो 3 वैलेंसी पूरी कर ली है, तो माइनस किस पे है? C पे, बराबर। तो डोनेट करने वाला एटम एक, डोनर एटम एक हो तो हम क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट लाइगेंड। और NH3 में H यहाँ पे डोनेट करने वाला एटम नाइट्रोजन, हाँ H2O डोनेट करने वाला एटम, ये मेटल है, डोनेट करने वाला एटम ऑक्सीजन। तो जिसके पास एक डोनर एटम हो उसको क्या कहते हैं? अगर एक डोनर एटम होगा तो पक्का 100% आया समझ में? मोनोडेंटेट लाइगेंड कब बोलेंगे? जब एक डोनर एटम हो तो हम बोलेंगे उसको मोनोडेंटेट लाइगेंड। तो मोनोडेंटेट लाइगेंड के बाद अब हम देखेंगे पॉलीडेंटेट लाइगेंड। क्या देखेंगे? पॉलीडेंटेट लाइगेंड। दूसरा है हमारा पॉलीडेंटेट लाइगेंड। अब भाई पॉलीडेंटेट लाइगेंड क्या होगा? ऐसे लाइगेंड जिसमें डोनर एटम एक से ज्यादा, जिसमें डोनर एटम एक से ज्यादा, सो मोर देन वन डोनर एटम, मोर देन वन डोनर एटम, एक से ज्यादा डोनर एटम हो तो हम क्या बोलेंगे उसको? पॉलीडेंटेट लाइगेंड। अब इसकी कैटेगरी में इसमें आएगा भाई पहला बाइडेंटेट। अब आपके टेक्स्ट बुक ने यूनिडेंटेट और पॉलीडेंटेट बोला है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में देखोगे ठीक है तो मोनोडेंटेट अलग है, फिर बाइडेंटेट अलग है, बराबर। तो पॉली में रखो या कैसे भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाइडेंटेट लाइगेंड किसको कहते हैं? अब नाम ही है बाइडेंटेट, तो बाइडेंटेट का मतलब ही क्या हो गया भाई? ऐसा लाइगेंड जहां पे 2 डोनर एटम्स हो। कितने डोनर एटम्स हो? 2 डोनर एटम्स, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट लाइगेंड। द लाइगेंड्स विच हैव 2 डोनर एटम्स आर नोन एज बाइडेंटेट लाइगेंड। अब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है इसका इथाइलिन डाइअमाइन। उसको इस चैप्टर में EN से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? EN, बराबर। पूरा इतना बड़ा इथाइलिन डाइअमाइन नहीं लिखते हैं ना, पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बस EN से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक। तो इथाइलिन डाइअमाइन क्या नाम है इसका? इथाइलिन डाइअमाइन।
और इसका IUPAC नेम है इथीन 1,2 डाईअमाइन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए स्ट्रक्चर है इथाइलिन, ये हो गया तुम्हारा इथाइलिन बराबर। अब डाईअमाइन N और N बराबर डाईअमाइन NH2 NH2। अब इस N के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर। इस N के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर। इसी लोन पेयर से वो क्या करेंगे? बोलो। इसी लोन पेयर से वो मेटल को डोनेट करेंगे, मेटल को डोनेट करेंगे। तो डोनर एटम कितने हैं? 2, एक ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन। तो कितने डोनर एटम हो गए? तो क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट लाइगेंड। और अगर एग्जांपल देखोगे तो ऑक्सिलेट, क्या? ऑक्सिलेट, OX लिखते हैं शॉर्ट में उसको, ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट आयन भी बोलते हैं, ऑक्सिलेट आयन। याद रखना इथाइलिन डाईअमाइन एक न्यूट्रल लाइगेंड है। हमने देखा लाइगेंड 2 कैटेगरी का हो सकता है। ऐसे ही बोल सकते हो कि लाइगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। पहला न्यूट्रल लाइगेंड, दूसरा नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड बराबर। पॉजिटिवली चार्ज भी होता है, बस अभी नहीं पढ़ना, स्टेट बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ना। तो न्यूट्रल लाइगेंड मतलब जिसके पास चार्ज ना हो। तो ये हमारा इथाइलिन डाईअमाइन एक न्यूट्रल लाइगेंड है, एक न्यूट्रल लाइगेंड है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं। ऑक्सिलेट आयन हमारा एक चार्ज, नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड, नेगेटिवली चार्ज्ड लाइगेंड। कौन सा लाइगेंड है? नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड बराबर। अब इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल दे देता हूं। इसका एग्जांपल देखो आप, किसका? ऑक्सिलेट आयन का। सो एग्जांपल बोलो, स्ट्रक्चर देखते हैं ऑक्सिलेट आयन का। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C, इसको ऐसे लिखते हैं हम C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस। तो ये कुछ ऐसा होगा O माइनस, O माइनस। ठीक है, C2O4 और 2 माइनस हो रहा है बराबर। तो भाई ये जो माइनस है यहीं से ये डोनेट करेगा मेटल को, यहीं से डोनेट करेगा मेटल को। तो कितने डोनर एटम है? तो कौन सा लाइगेंड? बाइडेंटेट लाइगेंड। तो बाइडेंटेट के एग्जांपल समझ में आ गए। मैंने एक नेगेटिव चार्ज भी बता दिया और एक न्यूट्रल भी बता दिया बराबर। तो बाइडेंटेट लाइगेंड का मतलब जिसमें 2 डोनर एटम हो, जिसमें 2 डोनर एटम हो। अब हम देखेंगे, ये तो बाई हो गया। अब इसके बाद हेक्साडेंटेट लाइगेंड, ट्राई भी होता है, टेट्रा भी होता है, बट हमको बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली ट्राई टेट्रा वगैरह नहीं पढ़ना है, सिर्फ हेक्साडेंटेट लाइगेंड का एग्जांपल जानना बराबर। हेक्साडेंटेट लाइगेंड मैं सिर्फ अभी बोर्ड के अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ, फिर जब हमारा ये हो जाएगा तब हम नीट के अकॉर्डिंगली, नीट और JEE के अकॉर्डिंगली डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, अभी बस ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूँ मैं, बोर्ड्स अभी सिर्फ बता रहा हूँ। हेक्साडेंटेट लाइगेंड्स, हेक्साडेंटेट का मतलब 6 डोनर एटम्स। हाँ, कितने डोनर एटम्स हो? 6 डोनर एटम्स हो। द लाइगेंड हैविंग 6 डोनर एटम इज नोन एज हेक्साडेंटेट लाइगेंड। अब बच्चा इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है EDTA4 माइनस, EDTA4 माइनस। अब ये EDTA स्टैंड फॉर इथाइलिन, इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA बराबर। अब इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है दोस्त। फिर से स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो इथाइलिन CH2 CH2, इथाइलिन डाईअमाइन N N, ये तो हमारा डाईअमाइन हो। ठीक है, अरे हुआ ये डाईअमाइन, 2 नाइट्रोजन NH2 होता है, लेकिन टेट्रा एसीटेट बोला है तो एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन। एसीटेट बोला है मतलब CH2 CO CH2
CH2CO माइनस। बेटा एसीटेट, एट मतलब क्या होता है? ईस्टर। अरे एट का मतलब क्या होता है? ईस्टर में एट लगाते हम लोग जानते हैं। और ईस्टर क्या होता है? RCOOR डैश, बराबर ना? ये ना ईस्टर, देखना है ना ईस्टर। और दो कार्बन को पढ़ते हैं एसिड, तो एसीटेट, बराबर। तो ये हो गया CH2CO माइनस। हाँ, ये हो गया CH2CO माइनस, ये हो गया CH2CO माइनस। तो भाई कितने डोनर एटम हो गए? नाइट्रोजन पे तो कोई ये लोन पेयर, और इस नाइट्रोजन पे तो कोई ये लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के दो डोनर एटम, दो डोनर एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड ऑक्सीजन के चार डोनर एटम्स। अब यही 1 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1 मार्क के लिए ये बोर्ड एग्जाम में आया था। पूछा था कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेट लाइगेंड, और एक बार पूछा था कि बताओ EDTA में कितने लाइगेंड्स हैं? सिर्फ लिखना था 6। 1 मार्क का सिर्फ लिखना था 6। कितने डोनर एटम है? सिर्फ 6 लिखना था। यू विल गेट द आंसर। देयर आर 6 डोनर एटम्स, 4 ऑक्सीजन डोनर एटम्स एंड 2 नाइट्रोजन। देखो ना यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब क्या? लोन पेयर, कंटेनिंग लोन पेयर, है कि नहीं भाई? तो एक ये 1 2 3 4 5 हेक्साडेंटेट लाइगेंड का स्ट्रक्चर आना चाहिए। हो सकता है 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए स्ट्रक्चर पूछ ले ड्रॉ करना, तो कुछ नहीं ड्रॉ करना, कर दोगे? एकदम आसान है। अरे बना लेना ऐसे, CH2 इथाइलिन, फिर 2 अमाइन बना दो, फिर टेट्रा एसीटेट, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, फिर क्या करोगे? CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, यहाँ पे क्या कर दोगे? CH2CO माइनस, फिर यहाँ पे क्या कर दोगे? CH2CO माइनस, फिर CH2CO माइनस, खत्म। गॉट इट? तो आसान है, कर लेंगे। हेक्साडेंटेट लाइगेंड का एग्जांपल समझ में आया पक्के से? तो पहली कैटेगरी हो गई मोनोडेंटेट, दूसरी कैटेगरी हो गई पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में देखा हमने बाइडेंटेट, और उसके बाद देखा हमने हेक्साडेंटेट। अब नेक्स्ट हमारा है तीसरी कैटेगरी। नेक्स्ट हमारा है तीसरी कैटेगरी, जिसका नाम है एम्बीडेंटेट लाइगेंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, एम्बीडेंटेट लाइगेंड, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अपने को डिटेल में पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में बच्चा अपने को सबसे पहले टर्मिनोलॉजी जब हमारा कंप्लीट होगा, तब हम टर्मिनोलॉजी के बाद कॉम्प्लेक्सेस के टाइप्स देखेंगे। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स के टाइप्स देख लेंगे तब हम कॉम्प्लेक्स का नाम सीखेंगे कि हमने जो लिखा K4FeCN6, इसका नाम कैसे है, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ रूल है। यहाँ पे हम सल्फेट को पढ़ते सल्फेटो, नाइट्रेट को पढ़ते नाइट्राइटो, गोल कर देना है मुंह को, क्लोराइडो, ब्रोमोआइडो, गोल करते रहता है, नाइट्रेटो, कार्बोनेटो, समझा? यहाँ पे हम कहीं कहीं पे आयरन का नाम पढ़ेंगे फेरेट, जिंकेट, एल्यूमिनेट, क्यूपरेट। गॉट इट? तो ये गजब आया IUPAC इमेज, अच्छा है बहुत। उसके बाद जब IUPAC नॉमेनक्लेचर हमारा खत्म होगा, तो हम एक EAN रूल पढ़ेंगे, सिडविक एंड पावेल का। सिडविक एंड पावेल का एक EAN रूल पढ़ेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में दोनों कैटेगरी पढ़ेंगे। हैलोजन डेरिवेटिव में हमने पढ़ा हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे भी हमको ऑप्टिकल पढ़ना और ज्योमेट्रिकल पढ़ना, 2 आइसोमेरिज्म पढ़ना, बराबर। उसके अलावा और भी आइसोमेरिज्म होते हैं, लिंकेज होता है, आयनाइजेशन होता है, सॉल्वेशन होता है, हाइड्रेशन होता है, बराबर। ये सब आइसोमेरिज्म पढ़ने के बाद फिर हम चैप्टर में स्टार्ट करेंगे VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो एग्जैक्टली समझाएगा कि सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को ले कैसे रहा था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कैसे कर रहा था, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट वो बताता है। और फिर वो कहीं कहीं पे फेल हो जाता है, तो फिर बाद में लास्ट में आता है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और इसके बाद चैप्टर हो जाता है खत्म, ठीक है। तो एम्बीडेंटेट लाइगेंड कब तक हम की बात कर रहे हैं। अब एम्बीडेंटेट लाइगेंड क्या होता है, ये आपको आइसोमेरिज्म में बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो ध्यान से सुनना। एम्बीडेंटेट लाइगेंड में भी 2 डोनर एटम होते हैं। हाँ अभी तो पढ़ा बाइडेंटेट लाइगेंड, तो फिर एमबी में भी 2 डोनर एटम। ये क्या हो गया, ये तो स्कैम हो गया भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब।
ओ भाई साहब, 2 डिफरेंट डोनर एटम। अच्छा जी, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है समझ में आया। 2 सेम डोनर एटम। यहां पे डोनर एटम दोनों सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डोनर एटम सेम है। अगर दोनों डोनर एटम सेम होंगे तो हम उसको बोलेंगे बाइडेंटेट। एमबी में भी 2 ही डोनर एटम होता, बस एमबी में 2 अलग अलग डोनर एटम होगा, 2 अलग अलग डोनर एटम होगा। और एट अ टाइम, एक बार में, एक बार में, एक बार में एक ही डोनर एटम डोनेट करेगा। ठीक है, आइए सर समझते हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसा कलर सेलेक्ट कर लिया है। 2 डिफरेंट डोनर एटम, थोड़ा चमक 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 वाला दिख ही नहीं रहा है। मैं सेलेक्ट करता हूं। टू डिफरेंट डोनर एटम, 2 डिफरेंट डोनर एटम। एग्जाम्पल समझते हैं तब ज्यादा मजा आएगा। एग्जाम्पल इसका SCN, या चुपचाप CN ले लेता हूं, ज्यादा सही रहेगा। CN माइनस। सर आप कितना स्कैम कर रहे हो, आपने मोनोडेंटेट में बताया था CN माइनस। अरे यार हाँ, मैंने तो मोनोडेंटेट में बताया था। बेटा एम्बीडेंटेट का मतलब है उसके पास 2 मुंह है, उसके पास 2 मुंह है, 2 मुंहा सांप। इधर भी मुंह है, इधर भी मुंह है। एक बार में दोनों मुंह से नहीं वार कर सकता, एक बार में एक ही मुंह से वार कर सकता। तो डोनेट एक बार में एक ही से कर सकता, इसीलिए मोनोडेंटेट था। डोनर एटम एक है। CN माइनस मोनोडेंटेट भी है और एम्बीडेंटेट भी। मोनो इसलिए है क्योंकि एट अ टाइम एक ही एटम डोनेट कर सकता है, एक बार में एक ही एटम डोनेट कर सकता है। और एमबी इसलिए है क्योंकि 2 मुंह है। अरे एमबी का मतलब 2 मुंहा एमबी का मतलब 2 मुंहा, 2 मुंहा। हाँ 2 मुंहा, जैसे तुम लोग 2 मुंहे होते हो। हाँ 2 मुंहा। अच्छा एक ही मुंह है, अच्छा वो बता दी, मुझे लगा 2 मुंह है। चल इधर देख, C और ये N। अरे सही है, C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या बेटा आ रहा है समझ में? हाँ। अभी C नाइट्रोजन ने बेटा जी वैलेंसी पूरी कर ली, 1 2 3 वैलेंसी पूरी कर ली नाइट्रोजन ने, लेकिन कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई। तो ये जो माइनस चार्ज है वो कार्बन के टकले पे है, समझा? और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ला बोला, तो मैं इधर से भी डोनेट कर सकता, मैं इधर से भी डोनेट कर सकता। तो इसके पास 2 2 मुंह है, तो हम इसको बोलेंगे एम्बीडेंटेट लाइक इट। एक बार में दोनों से डोनेट नहीं कर सकता, एक बार में एक से ही कर सकता। अगर CN से डोनेट करेगा, C से डोनेट करेगा, किससे? C से, बराबर। तो मेटल को हम लिखेंगे M के साथ CN, यानी कि इस साइड से डोनेट करना। तो हम इसको पढ़ेंगे सयानो, सयानाइड, सयानो। क्या पढ़ेंगे? सयानो। ठीक। और अगर नाइट्रोजन से डोनेट करेगा, बराबर, तो हमको लिखना पड़ेगा MnC। इधर से डोनेट करेगा तो हम बोलेंगे आइसोसयानो। क्या बोलेंगे? आइसोसयानो। अब याद करो जो हमने हालोजन डेरिवेटिव पढ़ा था, वहाँ पे एग्जाम्पल बताया था कि कब सयानो और कब आइसोसयानो। वहाँ पे एमबी वाली बात आई थी, तो मैंने बोला था मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, ये है एमबी वाली बात। समझा? एम्बीडेंटेट यानी कि अगर इधर से डोनेट करेगा तो सयानो, और अगर एन से डोनेट करेगा तो आइसोसयानो। क्लियर है? अरे बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? अगर सी से डोनेट किया तो मेटल के साथ CN बॉन्ड बनेगा, बराबर ये। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सयानो, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो हम पढ़ेंगे आइसोसयानो। क्लियर है?
इसी तरह और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह अपन, जो अभी मैं बोल रहा था SCN माइनस एंड NCS माइनस। अगर SCN माइनस होगा तो मैं इसको बोलूंगा थायोसायानेट, थायोसायानेट। और अगर NCS माइनस होगा तो आइसोथायोसायानेट। बेटा सल्फर को थायो पढ़ते और ये सयानो है, तो थायो आइसोथायोसायानेट। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर इसका बनाओ तो बेटा जी SCN माइनस का मतलब क्या, S है, C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई, कार्बन की भी पूरी हो गई, सल्फर पे माइनस चार्ज। हाँ, सल्फर की पूरी नहीं हुई और नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर। तो अगर यहाँ पे इससे डोनेट करेगा तो S पहले आएगा, अगर ये डोनेट करेगा मेटल को तो S पहले आएगा, तो बोलेंगे थायोसायानेट। लेकिन अगर N पहले डोनेट करेगा तो N पहले आ जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, समझा। अगर इधर से करेगा मेटल को तो आइसोथायो और इधर से करेगा तो थायो। क्लियर हुआ। ये किसका एग्जाम्पल है, थायो का, और ये किसका एग्जाम्पल है, आइसोथायो। एक साथ ही लिख दिया, समझ गया ना, ये आइसोथायो ये थायो। क्लियर हुआ सर। और एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स हैं। NO2, और ये सब हमने हैलोजन डेरिवेटिव में देखा। NO2 नाइट्रो, अगर NO2 लिखेंगे तो पढ़ेंगे इसको नाइट्रो, और ONO लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। NCERT बोलती है नाइट्राइटो N नाइट्राइटो O। सर नहीं समझा, आओ समझते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, बराबर। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो गई, ऑक्सीजन की तो, ये ऑक्सीजन की हुई नहीं है तो इस पे माइनस चार्ज। इसके पास लोन पेयर। अगर नाइट्रोजन मेटल को डोनेट किया तो नाइट्रो, तब ना NO2 लिखेंगे। अरे यहाँ पे कोई मेटल रहेगा या R ग्रुप या मेटल ले लो, मेटल, और मेटल के साथ क्या होगा, NO2। मतलब क्या, N ने डोनेट किया, अरे बोलो ना यार, N ने डोनेट किया तो MnO2, तो उसको पढ़ेंगे नाइट्रो या नाइट्राइटो N। NCERT बोलती है नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N। और अगर स्ट्रक्चर ऐसा ही स्ट्रक्चर है ONO, इसके ऊपर भी माइनस है, इसके ऊपर भी माइनस है, सॉरी लोन पेयर। तो लोन पे नाइट्रोजन डोनेट किया तो NO2, और अगर ऑक्सीजन मेटल को डोनेट करेगा, अगर ऑक्सीजन मेटल को डोनेट करेगा तो पहले ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा, M फिर O फिर NO, बराबर ना। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, नाइट्राइटो O, ये नाइट्राइटो N, हम इसको ऐसे भी पढ़ते हैं नाइट्राइटो N, और इसको पढ़ते हैं नाइट्राइटो O, ऐसे भी पढ़ते हैं, या फिर नाइट्रो इसको और इसको नाइट्राइटो। स्टेट बोर्ड बोलती है इसको नाइट्रो, इसको नाइट्राइटो, और NCERT में नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O। गॉट इट, आया समझ में। एम्बिडेंटेड लाइगेंड अच्छे से फील हुआ भाई। लाइगेंड कितने, लाइगेंड की कितनी कैटेगरी है सर? अभी तो फिलहाल आपने 3 कैटेगरी बताई। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अगर डोनर एटम एक होगा तो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, और अगर डोनर एटम एक से ज़्यादा होगा तो पॉलीडेंटेट, उसके अंदर बाईडेंटेट। अगर डोनर एटम 2 होगा, सेम डोनर एटम होगा, दोनों सेम होना चाहिए तो बाईडेंटेट, और दोनों डिफरेंट होगा तो तीसरी कैटेगरी में आ जाएंगे एम्बीडेंटेट लाइगेंड। बाईडेंटेट लाइगेंड का एग्जांपल EN, इथाइलिन डायमाइन। बाईडेंटेट का एग्जांपल EN, इथाइलिन डायमाइन। बाईडेंटेट का एग्जांपल EN, इथाइलिन डायमाइन, या C2O4 2- ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन, बराबर। और EDTA, हेक्साडेंटेट लाइगेंड का एग्जांपल EDTA, बराबर, EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट। क्लियर है। और एम्बिडेंटेट लाइगेंड मतलब दो मुहा, जिसके 2 डोनर एटम होंगे लेकिन एट अ टाइम एक ही डोनेट करेगा, एक बार में एक ही डोनेट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, एम्बिडेंटेट लाइगेंड। बात क्लियर हुई, आया सबको समझ में? तो ये था हमारा लाइगेंड। अभी हमने कितनी टर्मिनोलॉजी पढ़ ली? 4।
तीन ही पढ़ी, सॉरी तीन ही पढ़ी। पहला पढ़ा हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम एंड ligands are surrounded in the square bracket which do not dissociate बराबर into ions. This is coordination sphere. Second, central metal atom or central metal ion. Central metal atom or central metal ion is Lewis acid which accepts electron pair बराबर, या फिर बोलना which are surrounded by ligands, जो ligand से घिरा होता है, डोनर एटम से घिरा होता है, which are surrounded by donor atom called ligand. फिर तीसरा हमने पढ़ा ligand are donor species, ligands are Lewis base, ligands are donor species, Lewis base which accepts electron pair बराबर, हाँ डोनेट, ligand डोनेट करेगा ना, बेस है Lewis base which donates electron. और ऐसे ही बोल सकते हैं कि ligands are donor species which surrounds the central metal atom, जो central atom को घेर के रखता है. हाँ, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और क्या बोल सकते हैं ligands के बारे में, कि ligands एक ऐसा donor species है which surrounds the central metal atom, जो सेंट्रल मेटल एटम को घेर के रखता है. और उसके बाद हम देखा लाइगेंड के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी. डेंटिसिटी मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम. इफ द नंबर ऑफ डोनर एटम इज 1, मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट. एग्जांपल Cl minus F minus Br minus I minus Cn minus H2O NH3. H2NH3 are neutral. H2NH3 are neutral ligands. We can also say on the basis of charge the ligands are categorized into 3 categories: positive, negative और neutral. Positive no need to discuss here. बराबर. तो neutral ligands and these are the negatively charged ligands. Am I clear? Yes, am I clear? Yes, पक्के से. अब उसके बाद हमने देखा if donor atom is 2 then bidentate. If donor atom is 2 bidentate, वो भी सेम. एग्जाम्पल EN, इथाइलिन डायमाइन और ऑक्सलेट आयन. इथाइलिन डायमाइन इज न्यूट्रल लाइगेंड एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड. एंड नेक्स्ट हेक्साडेंटेट लाइगेंड, 6 डोनर एटम्स, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, 4 डोनर एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 डोनर एटम ऑफ, एंड नाउ नेक्स्ट लास्ट एम्बीडेंटेट लाइगेंड. क्या होता है एम्बीडेंटेट लाइगेंड? The ligands in which 2 different donor atoms are present called ambidentate ligand. Example Cn minus बराबर, अगर बॉन्ड कार्बन से बनेगा तो Cn सयानो, और नाइट्रोजन से बनेगा तो पक्का, और यहाँ पे SCN थायोसाइनेट आइसोथायोसाइनेट. अगर S से बॉन्ड बना तो थायोसाइनेट, N से बना तो आइसोथायोसाइन. उसके बाद नाइट्रो और नाइट्राइटो, N से बॉन्ड बना तो नाइट्रो, O से बॉन्ड बना तो खत्म. अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, चौथा टर्मिनोलॉजी, हमारा टर्मिनोलॉजी चल रहा है अभी भाई, हमारा अभी टर्मिनोलॉजी चल रहा है, टर्मिनोलॉजी लाइगेंड्स. चौथा हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी that is oxidation number. कौन सा नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर ON से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम. जो हमारे सेंटर में मेटल है उस पर चार्ज कितना, तो वो कैसे निकलेगा आइए समझते हैं. तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब द चार्ज या वैलेंसी. ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब प्राइमरी वैलेंसी. 2 वैलेंसी होती है सेंट्रल मेटल एटम की. अरे 2 वैलेंसी होती है सेंट्रल मेटल एटम की. तो प्राइमरी वैलेंसी विच आर आयनाइजेबल. तो प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. और हम जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट वैलेंसी.
तो द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन नंबर। आइए समझते हैं और निकालना सीखते हैं, फिर एक एक करके आप निकालेंगे। पहला ऑप्शन K4FeCN6, ये मेरे पास कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को सबसे पहले डिसोसिएट कर दो। क्या कर दो? डिसोसिएट, यानी कि ये डिसोसिएट होगा। यही है तुम्हारे प्राइमरी वैलेंसी, यही है तुम्हारा प्राइमरी वैलेंसी। हाँ, ये तुम्हारा प्राइमरी वैलेंसी, बराबर ना? ठीक है। और ये सेकेंडरी वैलेंसी होता है तुम्हारा। ठीक है, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले इसको आप ब्रेक करो। आप ब्रेक करोगे तो यू विल गेट 4K प्लस, ये टूट जाएगा लेकिन ये टूटेगा नहीं। जो स्फीयर के अंदर होता है वो टूटता नहीं है, वही तो पहचान है कॉम्प्लेक्स की। तो बोलो FeCN6, तो 4 प्लस, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 4 माइनस। और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, पहले नंबर फिर साइन। अगर -4 लिखोगे तो कबाड़ा हो जाओगे, बर्बाद हो गया। 4 माइनस, -4 नहीं, फर्स्ट नंबर शुड बी रिटन देन साइन। साइन से पहले क्या आएगा? नंबर, याद रखना। तो FeCN6 4 माइनस। अब हमको क्या मिला? हमको मिला भाई FeCN6 4 माइनस। ठीक, अब क्या करेंगे हम? इसका मुझे निकालना है कि इस पे चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, बराबर सबका लेके टोटल चार्ज कितना है। तो ये मैं बोलूंगा x। आप बोल सकते ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब टोटल चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, अब Cn का -1 होता है। अरे Cn का हम जानते हैं -1, Cn माइनस बोला ना, मतलब इसकी वैलेंसी क्या? -1, बराबर ना? ठीक है, -1 कहने का मतलब एक ही साइड लिंक करेगा, ये एट अ टाइम एक ही डोनेट करेगा लोन पेयर। अब तो -1 कितने हैं? ये 6, तो इंटू 6, बराबर। तो पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं -1। ठीक, अब लिखो, अब x प्लस -1 होता है इसका इंटू 6 इज इक्वल टू -4, बराबर। अब बोलो x -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू +2। मतलब आयरन पे कितना चार्ज है? +2 का। आयरन पे कितना चार्ज है? +2 का। यानी कि अगर देखोगे आप तो आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो जिसकी गुत्थी आपको एकदम विविडी के बाद समझ में आएगी कि कैसे 2 प्लस ने लूज किया। अभी तक देख रहे थे इट एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। लेकिन पूरा ओवरऑल देखा जाएगा तो ये लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का। फिर 2 प्लस का मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ऑक्सीजन स्टेट 2 है, तो कैसे क्या है वो चीज को हम बाद में समझेंगे। तो फिलहाल Fe2+, क्या भाई? Fe2+, क्लियर हो गया। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम हियर? +2। तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? +2। कितना? +2। ऊपर में 2+ लिखते हैं, अभी +2 आया था, 2+2+ बोल रहे हैं, +2। ठीक है, ये लिखते टाइम ये 2+ लिखना है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ Fe का वैलेंसी कितना है? तो +2। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। गॉट इट? तो क्या आप निकाल पाएंगे? मैं आपको दूं? अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो क्या करेंगे? अपने वीडियो को पॉज करेंगे, मेरे क्वेश्चन लिखने के बाद, और फिर सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे और 10 सेकंड के लिए खुद से ट्राई करेंगे, फिर उसका मैं बताऊंगा। मैं जब तक यहीं पे रुकूंगा। Na3FeCN6। चलिए आप लोग भी चालू हो जाइए, और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी चालू हो जाओ। करो। नहीं रहने दो, बैठ जाओ। नहीं सॉल्व, ये इसका आंसर निकालो, चलने दो। अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी टाइम मिलना चाहिए, है कि नहीं, सॉल्व करने का।
क्या आया चार्ज? सॉरी सॉरी, हाँ +3, वेरी गुड। जिसका आया उसका सही है। चलो देखते हैं जिसका नहीं आया। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, तो बेटा जी जब तोड़ेंगे इसको तो ये टूटेगा 3Na+, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा ये FeCN6। अगर ये 3+ है तो ये 3- बराबर, और मुझे निकालना इसका है, इसको मैं मान लूँगा x, इसका होता है -1, तो x + -1 × 6 = -3, और x - 6 = -3, तो x = +3। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिसका आया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया दैट इज़ नॉट अच्छी बात। आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, FeCO5, इसका करके दिखाइए। FeCO5, यहां पे CO कार्बोनिल है, यहां पे CO कार्बोनिल पढ़ते हैं इसको। ये कोबाल्ट नहीं है, O कैपिटल है बेटा, कोबाल्ट में O स्मॉल होता है। सेंट्रल मेटल ऑलरेडी ये है, तो यहाँ पे दो सेंट्रल मेटल नहीं हो सकता। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्चुअली कार्बोनिल बोलो, कार्बोनिल है ये CO। अब सर इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है। ये न्यूट्रल लाइगेंड है। CO कैसा है? न्यूट्रल लाइगेंड है। CO कैसा है? न्यूट्रल लाइगेंड है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 0। तो बताओ क्या होगा आंसर? 0? श्योर? डरो मत, सही है 0। 0 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कुछ तो ब्रेक होगा ही नहीं, ये वैसा का वैसा रहेगा। इसका x, इसका 0, उधर कोई चार्ज ही नहीं है, तो x + 0 = 0, तो x विल बी 0, यानी कि Fe पे यहाँ पे 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं। और यहाँ पे Fe पे कितना चार्ज था? +3 का। गॉट इट? आ रहा है समझ में? कर ले जाओगे? अभी करके दिखाओ। Pt NH3 रुक जाओ, सबर। Pt NH3 Cl2, Pt NH3 Cl2। इसमें टेक्स्ट बुक ओपन है कि नहीं? करना चाहिए था ना। चलो जब तक तुम लोग सॉल्व करो, जब तक मैं यहाँ से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन उठाता हूँ। अब जिसका नाम और वैलेंसी नहीं पता है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिस्ट उठा के दे रहा हूँ आपको, ताकि नाम और वैलेंसी कर लो। अब यहाँ पे देखना जिसकी वैलेंसी नहीं पता हो, यहाँ से देख लो। वैलेंसी जो चार्ज है माइनस 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 माइनस, देखो 2 - 1 माइनस, और ये सब अमोनिया, जैसे अमोनिया दिया तो इसका 0 होगा। न्यूट्रल लाइगेंड है मतलब 0। CO देखो भाई बताया मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बोनिल नाम है यहाँ पे।
न्यूट्रल, H2O न्यूट्रल लाइगेंड, बराबर। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? तो यहां से आपको पूरा पूरा क्या मिलेगा, वैलेंसी क्या है, ठीक है। खैर क्वेश्चन इसका किए पहले आप, अभी जो क्वेश्चन दिया उसका किए, इसका चलो चेक करो क्या आया पहले बताओ। हाँ +2, यस सही है। जिसका, एक मिनट, मैंने इसको पीटी को बाहर क्यों लिख दिया है, सॉरी, पीटी बाहर नहीं होगा, पीटी बाहर नहीं होगा भाई। प्लैटिनम NH32Cl2, अगर ये सोच के किसी ने गलती कर दी है तो चलो ठीक है, दैट वाज माय बैड, माय मिस्टेक, पीटी बाहर नहीं होगा। तो पीटी एक्स और अमाइन का 0, अमोनिया को इस चैप्टर में अमाइन पढ़ेंगे, और अमाइन में 2 M आएगा, AMMINE, याद रखना, ये गलती नहीं करना है। और क्लोरीन -1, तो x + 0 + -1 2 बार है, तो -1 × 2, और उधर कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो x - 2 = 0, x = +2, तो जिसका +2 आया उसका सही है, जिसका +2 आया उसका सही है। चलो नेक्स्ट ले, नेक्स्ट फोर्थ ले लो। कोबाल्ट NH34 नहीं, NH36Cl3, करो ट्राई, नहीं आएगा तो डोंट वरी, मैं हूं ना। करो पटपट। हाँ +3, चलो देखते हैं, इसको x मानेंगे, इसका 0, इसका -1, ठीक है। तो बच्चा या तो इसको पहले ब्रेक कर दो, या तो एक काम करो, पहले ब्रेक करो, तुम बिना ब्रेक के भी कर सकते हो, लेकिन चलो अपन इसको ब्रेक कर देते। अगर इसको अपन ब्रेक करेंगे तो विल गेट CONH36, ये ज्यों का त्यों रहेगा, और ये बन जाएगा Cl- कितना 3, हाँ, तो अगर ये 3 - तो ये 3+, गॉट इट, तो ये 3 - तो ये 3+। अब बोलो, अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पे CO का निकालना है x, ठीक है, और NH3 का क्या होता है भाई 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x + 0 = +3, x = +3, +3 किसका किसका आया था, यस गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से ही उठा लेता हूँ। कोबाल्ट ऑक्जेलेट, कोबाल्ट ऑक्जेलेट लेता हूँ, 5वां, कितना चार्ज दिया था भाई कोबाल्ट ऑक्जेलेट पे, कोबाल्ट ऑक्जेलेट 3-, चलो करो कोबाल्ट ऑक्जेलेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पहले सीख लो।
हो गया। ऑक्जेलेट का आता ही नहीं है ना, इंतजार में हो बेटा। अभी देखो ना C2O4 2 माइनस, थोड़ी देर पहले ही बताया ना ऑक्जेलेट का, C2O4 2 माइनस, उसका -2 है। अब निकालो। अरे ये x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -3, x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3। सबका आया? यस सर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सिक्स्थ ले लो Na3AlF6, Na3AlF6, Na3AlF6। हो गया? Na3AlF6 किया आप लोगों ने? 3 आया? चलो 3 आया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तोड़ेंगे जब तो ये बन जाएगा AlF6 3 माइनस, क्योंकि ये 3 प्लस बराबर, तो ये हो जाएगा x -6 इज इक्वल टू -3, x विल बी +3। अब एक एक स्टेप नहीं बताऊंगा, अब हो गया, बता दिया मैंने। अब जल्दी जल्दी करेंगे अपन, ठीक है। 7th CuNH34 2 प्लस, CuNH34 2 प्लस, क्या +2, श्योर? दिमाग लगा लिए? इसका 0 है, ये x और वो उस साइड जाएगा, तो x इज इक्वल टू +2। सही है। चलो नेक्स्ट 8th FeCN5NCS 2 प्लस करो। NCS पे चार्ज क्या होगा? -1। अरे SCN माइनस या NCS माइनस, तो कर लो फटाक से। +4, यस सही है। नहीं आया? क्या है इसमें? इसका -1, इसका -1, फिर क्यों नहीं आया? NCS का बोला हो माइनस, x -5 -1 -6 इज इक्वल टू +2, x विल बी +4। +4 आया सबका? +4 नहीं आया? 8 आ रहा है? अच्छा ठीक है, देखते देखते। x प्लस -1 इंटू 5, फिर प्लस, फिर -1 इज इक्वल टू +2, x -6 इज इक्वल टू +2, है ना? तो x इज इक्वल टू +8। हाँ, अगर +2 है तो +8 आएगा, सही। +2 है तो +8 आएगा, 4 नहीं है। मुझे लगा ये 2 माइनस है।
अगर ये 2 माइनस होगा तो +4 आएगा आंसर, ठीक है। अगर ये 2 माइनस होगा तो प्लस, ठीक है। वैसे 2 माइनस ही होना चाहिए यहाँ पे, ये 2 माइनस ही होना चाहिए, 2 माइनस से ही करो उसको, हालांकि ये भी चलेगा, 2 माइनस से करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा +4। खैर नेक्स्ट एग्जाम्पल, PT EN2 SCN2 2 प्लस आवाज नहीं, कितना +4, सही है +4, ठीक है। जनरली आपको 8 वगैरह मिलेगा नहीं, हालांकि एक आधे वो एलिमेंट है जो 8 भी दिखाते हैं ऑक्टेन स्टेट, बट अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो यूज़ नहीं है, ठीक है। इसको 2 माइनस ही रखना। आओ, ये हो गया x, इसका 0 होता है, इथेन 1 2 डायमाइन को EN बोला था मैंने, और इसका -1, तो -1 × 2, तो x - 2 = +2, x विल बी +4, ठीक है। नेक्स्ट FeH2O5 NCS 2+, कितना आया, कितना आया +3, सही है, सही है। 2 + 1 3 हो जाएगा, ये x, ये H2O का 0 होगा और NCS का -1, तो x - 1 = +2, x = +3। कितने हो गए 10, 10 हो गए, बस नहीं, बस नहीं बेटा, बस नहीं, एकदम याद हो जाना चाहिए। और एग्जाम्पल लेंगे अपन जब तक कि चीज़ें एकदम अच्छे से याद ना हो। NiCN4 2 NiCN4 2 +2। अब तो देख के ही कर लोगे, अब तो देख के कर लोगे, अब तो देख के कर लोगे, हाँ। PT Br2 NH34 Br2, जब 11th में तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को देख के डर लगता था, अब कुछ नहीं, अब लगा अरे यार ये तो कुछ नहीं। अब जब VVT वगैरह पढ़ लोगे तो और आसान लगेगा, हाँ, VVT वगैरह पढ़ लोगे तो और आसान लगेगा। हाँ श्योर, +4, सही है, सही है, +4। रोडियम, उससे कुछ तुमको लेना देना नहीं, रोडियम है कि पोडियम है, क्या करना है तुमको, रूथेनियम है या रोडियम है। चलिए +3, खेलना सीख गए, चलो बस हो गया, अब सीख गए तो बस हो गया। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, पांचवा
पांचवा, डोंट लाफ, पांचवा, टाइम पास करना है तो बाहर जाओ, ठीक। टर्मिनोलॉजीज, सेंट्रल मेटल एटम, लाइगेंड्स, ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखेंगे हम पांचवा। पांचवा, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर, CN। प्लीज साइनाइड मत समझ लेना, डॉट देख दिया, साइनाइड मत समझना, CN, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी। याद है हमने पोस्टुलेट में देखा था वंडर के कि सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। याद है? तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी, या इसके डेफिनेशन बोलोगे तो बोलना नंबर ऑफ डोनर एटम्स, नंबर ऑफ डोनर एटम्स, नंबर ऑफ डोनर एटम्स। लाइगेंड्स भी यही था, नंबर ऑफ डोनर एटम्स। और नंबर ऑफ डोनर एटम बोला मैंने, अगर यही चीज मैं बोलूं नंबर ऑफ लाइगेंड, नंबर ऑफ लाइगेंड, कितने लाइगेंड है? नंबर ऑफ लाइगेंड, जैसे मैंने यहां पे लिखा एग्जाम्पल मैंने लिखा FeCN6 4-, आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे बताया +2, बराबर। अब मैं पूछूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कितने साइनाइड है? 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। तो नंबर ऑफ लाइगेंड्स इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। एक एग्जांपल ये हो गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो Zn H2O6 2+, आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोला? +2, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6, बराबर। और एग्जांपल जो अभी हमने पढ़े हैं उन्हीं में देख लीजिए। कोऑर्डिनेशन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 और 2 4, 2 इसके 2 इसके, नंबर ऑफ लाइगेंड 4 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 5, नंबर ऑफ लाइगेंड 5 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अब पेन का कलर चेंज करता हूं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6, फंस गए। कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ लाइगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ लाइगेंड ओनली फॉर द मोनोडेंटेट लाइगेंड। ये डेफिनेशन सिर्फ वैलिड है मोनोडेंटेट के लिए। तो मोनोडेंटेट वाले जितने लाइगेंड थे उसमें आपका आंसर सही हो रहा था, लेकिन जैसे ही बाइडेंटेट आया आप आंसर फंस गए। इसीलिए बोला नंबर ऑफ डोनर एटम ज्यादा सही है, बराबर। अब ऑक्सिलेट में देखो, ये जो एग्जांपल में जहां पे फंसे हो आप, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। C2O4 में कितने, एक में कितने डोनर एटम है? 2, तो 3 में कितने डोनर एटम होंगे? 6। तो डोनेट करने वाले एटम कितने हैं? गॉट इट। डोनेट करने वाले एटम कितने हैं? 6, गॉट इट, बराबर। तो हम उसको बोलेंगे उसकी सेकेंडरी वैलेंसी, उसको बोलेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आया, समझ में आया? अरे समझ में आया। तो बाइडेंटेट रहेगा तो मल्टीप्लाई बाई 2, और ट्राई रहेगा तो मल्टीप्लाई बाई 3, टेट्रा रहेगा तो मल्टीप्लाई बाई 4, हेक्सा रहेगा तो मल्टीप्लाई बाई 6, बराबर। तो अब बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चा? हाँ 6, ये मोनोडेंटेट ही है 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6, ये भी मोनोडेंटेट है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी मोनोडेंटेट, ये भी मोनोडेंटेट। MD है वो, लेकिन एक बार में एक ही डोनेट कर सकता है। अच्छा 4, अरे भैया ले 4 कर ले यार, 4, ठीक है ना, 4।